हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो जाकिनी है वो अपने गांव के मेले में जाती है। उसे मेला बहुत पसंद होता है अपने गांव का। उसे क्या क्या पसंद है वहाँ पर, उसे देखना और छूना पसंद है, पॉट्स को, घड़ों को, और शाइनी शाइनी चीज़ें जो वहाँ पर चमक रही होती हैं। ब्राइट प्लास्टिक की बकेट्स मिलती हैं फेयर में, मेले में, और बहुत ही फ्लोरल डिज़ाइन, ब्रिलियंट डिज़ाइन के कपड़े वगैरह होते हैं जिन पे प्रिंटेड होती है बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन। टॉयज़ मिलते हैं और ये सारी चीज़ें बाहर के शहरों से आती हैं। और फिर वो सोचने लग जाती है, वंडर का मतलब वो सोचती है कि ये सब कौन लाते हैं, कैसे लाते हैं। तो उसकी मम्मी जो है उससे बताती हैं कि ये सब ट्रेडर्स यानी व्यापारी होते हैं जो कि बाहर से सारे सामान लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो व्यापार यानी ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, हमने इनके बारे में कैसे समझा और कैसे पहचाना, पहले ट्रेडर्स कैसे होते थे। सो यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा था जो कि कुम्हार बनाते हैं। इस तरीके की ये होते हैं घड़े, है ना, और इन घड़ों को, इनमें से बहुत चमक आ रही होती है, ब्लैक कलर किया इनमें पॉलिश किया जाता है, बहुत सुंदर शाइनी घड़े होते हैं ये। सो दिस फाइन पोइट्री, ये जो सुंदर सा पोइट्री होती है, स्पेशली बाउल्स और प्लेट्स की, कटोरियों और जो प्लेट्स होती हैं उनकी, ये कहाँ कहाँ ये आर्कोलॉजिस्ट ने पाए हैं, साइट्स पे, यानी खोद कर पूरे जो देश है हमारा उसमें लगभग हर पार्ट में ये चीज़ें मिली हैं, फाइन पोइट्री मिली है। सो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस, ऐसी जगहों पर हम कैसे पहुँचे। देखिए, जो व्यापारी होते हैं वो इन्हें अपने साथ लाते हैं और बेच देते हैं ऐसी चीज़ों को, है ना। तो साउथ इंडिया में बहुत फेमस था। साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए, गोल्ड के लिए, जो इंडिया का साउथर्न वाला पार्ट है। ज़्यादातर वहाँ पर सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फेमस था, मसालों के लिए, मसालों में भी स्पेशली पेपर के लिए, और बहुत ही कीमती कीमती पत्थरों के लिए। तो जो पेपर था ना, मसालों में जो पेपर होता था वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता था रोमन एम्पायर में, यानी जहाँ रोम एक कंट्री है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू थी, डिमांड थी। तो इतनी ज़्यादा उधर की वैल्यू थी ना उधर की, पेपर को वहाँ पर ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाने लगा था। तो इंडिया के ट्रेडर्स काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया में, रोम में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, यहाँ से उठाकर लेकर जाते थे व्यापारी और रोम में बेच जाते थे। शिप से जाते थे कई व्यापारी, सी को पार करके, कई लोग लैंड वाले रास्ते से जाते थे, करावा में, यानी काफ़ी सारे इकट्ठे जाते थे व्यापारी वगैरह। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया और रोम में काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यापार हुआ करता होगा, इसलिए इंडिया में रोमन के गोल्ड कॉइन्स, सिक्के वगैरह पाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि ऑफकोर्स व्यापारी ही लाए होंगे। तो अब ट्रेड के, व्यापार के बारे में एक पोएम यहाँ पर दी गई है, और ये पोएम किसकी है, ये पोएम संगम के पोएम्स में से एक है। तो जो तमिल में संगम लिटरेचर हमने पढ़ा था ना चैप्टर 8 में, उन्हीं की एक पोएम है ये, यहाँ पर आपको दे रखी है। अब ये व्यापार के बारे में पोएम है, इसमें बताते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ से लाया जाता था। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of black paper in carts, gems and gold bones in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of southern seas, and corals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imports। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो घोड़े होते थे बहुत ही बहादुर वाले, वो नदियों से आया करते थे, जहाज़ों में लाया करते थे घोड़ों को इंडिया में। तो इंडिया में काफ़ी कम घोड़े थे, ऐसे ही बोला गया है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पेपर जो था वो कार्ट में भरकर लाया जाता था। जेम्स, जो मोतियाँ, या हम कह सकते हैं जेम्स, या फिर गोल्ड जो था, सोना वगैरह, ये कहाँ पर पाया जाता था, हिमालयस में। सैंडलवुड, ये सब वेस्टर्न की घाटियों पे पाया जाता था। पियर्स यानी जो मोतियाँ होती हैं वो साउथ वाली जो नदियाँ थीं उधर पाया जाता था। कोरल्स क्या होते हैं, देखिए, कोरल्स जैसे के लिए जो सी में रहने वाले मैरीन जानवर होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं, उसी को हम कोरल्स कहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था, ईस्टर्न ओशियंस में पाया जाता था, नदियों वगैरह में। और गंगा, द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, गंगा से
और कावेरी से फसलें वगैरह आया करती थी, फूड स्टफ खाने की और अदर सामान श्रीलंका से, और कुम्हार वगैरह के पॉट घड़े वगैरह म्यांमार से ज़्यादा लाए जाते थे। और इसी पोयम में हमें बताया कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती थी और ये डिस्क्राइब करती है पोयम, ठीक है, इन सभी चीज़ों को। तो देखिए जो व्यापारी हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा सी रूट से, नदी के रास्ते से जाया करते थे, कुछ नदी के किनारों से जाया करते थे दूसरे देशों में व्यापार करने। देवर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन की जो नदी है, वहाँ से काफ़ी लोग जाया करते थे। और क्या मदद लेते थे, जैसे देखिए जो हवाएं हैं, जिस दिशा में हवा चल रही होगी ना उस दिशा में ये लोग जाया करते थे, जिससे ये जल्दी पहुँच जाएँ। So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwestern monsoon। तो इन आदत पड़ गई थी, मतलब जिस सीज़न में जिधर भी विंड पड़ रही होती थी उसी समय वो जाते थे, मतलब उसी दिशा में। तो अगर देखिए जो हमारा इंडिया है उसमें वेस्टर्न, इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है ना, वेस्ट वाली साइड, वहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है। इंडिया का जो निचली हिस्सा है इस तरीके से है, राइट। तो क्या होता है, देखिए इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है, राइट। तो ये जो वेस्ट वाला साइड है, ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है। कोस्ट का मतलब होता है नदी के किनारे का एरिया। तो जो नदी के किनारे का एरिया है वेस्टर्न कोस्ट इस साइड पड़ता है। तो यहाँ से व्यापारी जाया करते थे, इधर से अगर वो जाएंगे तो आगे जाकर वो कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया वाले एरिया में। तो ये बोला गया है। और इससे वो हवा का भी प्रयोग करते थे, जिस दिशा में हवा चल रही होगी। बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और इनके लिए काफ़ी अलग अलग प्रकार की जहाज भी बनाए जाते थे लंबी लंबी यात्रा के लिए। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, अब हम पढ़ेंगे नए नए राज्यों के बारे में जो कि नदी के किनारे बनने लगे। अब हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है इंडिया, अगर उसके साउथर्न वाले पार्ट में देखें, साउथ वाले साइड में, तो वहाँ पर एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। और उस कोस्ट लाइन में काफ़ी सारे पहाड़ हैं, प्लेट्यूज हैं, पठार वगैरह हैं, रिवर की वैलीज़ हैं। जो रिवर वैलीज़ है ना, उसमें जो कावेरी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा उधर फसलें वगैरह पाई जाती हैं। तो देखिए चीफ्स और किंग, चीफ जो लोग होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, काफ़ी बड़े आदमी होते हैं, एक तरीके से आप इनको किंग से थोड़ा सा छोटा मान लीजिए, ठीक है। तो पहले राजा और चीफ्स हुआ करते थे जो कि रिवर वैली को कंट्रोल किया करते थे, और कोस्ट वो साइड होती है जहाँ पर पानी का इलाका होता है ना, उधर वो कंट्रोल किया करते थे। और देखिए इन जगहों पर अच्छी खेती हो जाया करती थी, तो यहाँ से टैक्स भी किंग और चीफ्स को ज़्यादा मिला करते थे, तो ये काफ़ी रिच बन जाते थे। और ज़्यादातर इस साइड के जो एरिया थे वो काफ़ी पावरफुल भी थे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा टैक्स इनको मिलता था। तो संगम की जो पोयम है वो मूवेंटर को मेंशन करती हैं। संगम की जो पोयम्स होती हैं ना, देखिए काफ़ी सारे पॉइट्स एक जगह लिखकर जो पोयम्स लिखते थे। संगम लिटरेचर आपको याद है, पिछले चैप्टर में हमने तमिल में पढ़ा था, तमिल वाले जो रीजन है उसमें ज़्यादातर संगम लिटरेचर, संगम कॉम्पोजिशन सबसे पहले लिखा गया था। तो काफ़ी सारे पॉइट्स ने ना संगम की पोएम्स लिखी हैं, और ये पोएम्स मूवेंटर को दर्शाती हैं, मूवेंटर के बारे में बताती हैं। मूवेंटर इस शब्द का मतलब है तीन चीफ जो कि हेड थे। और उन तीन चीफ का नाम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा शाही फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन तीन चीफ का नाम है कोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है। ये सारे जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे साउथ इंडिया में 2300 साल पहले, ठीक है। तो तीन चीफ्स जो थे ना, इनके दो दो सेंटर थे। इनका जो पावर थे ना, पावर मतलब इनके पास दो दो एक तरीके से शहर मान लीजिए, सिटीज़ मान लीजिए, ठीक है, सबके पास, क्योंकि ये तीन है, आई थिंक हर एक के पास दो दो थे। तो देखिए 6 सिटीज़ इनके अंडर आती थी। इनमें से 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कावेरीपट्टिनम, जिनको हम पुहार भी कहते हैं, ये कोलास का पोर्ट था, मतलब कोलास के अंडर में आती थी। और एक मदुराई है, ये पांड्यास का कैपिटल बन चुकी थी, ठीक है। तो कावेरीपट्टनम ये कोलास वाला जो चीफ था उसके अंडर आती थी, और मदुराई ये पांड्यास का कैपिटल थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जो चीफ्स थे ना वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, लोगों से कर कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बजाय वो डिमांड करते थे और गिफ्ट पाते थे लोगों से, ठीक है, टैक्स के बदले में। और जब भी वो लड़ाई वगैरह में जा रहे होंगे, और लड़ाई वगैरह जब, जैसे मान लीजिए ये ना चीफ्स का इलाका है, अब चीफ्स वगैरह लड़ाई पर गए और उन्होंने दूसरे इलाके को अपने अंडर में कर लिया, उसे जीत लिया। तो अब ये जो इलाका है ना, ये ट्रिब्यूट देगा, यानी सोने वगैरह, चांदी वगैरह जो भी इसके पास होगा वो
इस वाले देश को देगा जो भी जीता है, चीफ वाला, है ना। तो ये होता है। तो ये जब भी जीतते थे तो वहाँ से ये ट्रिब्यूट कलेक्ट कर लेते थे अपने आसपास के जगहों से जहाँ पर ये जीते हैं, और कुछ जो ट्रिब्यूट आता था वो अपने लिए रख लेते थे, बाकी सब अपने सपोर्टर्स को, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं उनको दे दिया करते थे। जैसे कि लिए फैमिली मेम्बर्स, सोल्जर्स, इनके सैनिक और इनके कवि वगैरह, पोइट्स। तो काफ़ी सारे पोइट्स को ये काफ़ी सारा ट्रिब्यूट देते थे। तो पोइट्स इनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे, और संगम जो कंपोज थी ना इनकी पोएम, संगम वाली पोएम, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे चीफ्स की तारीफ़ की, क्योंकि सारे चीफ इन्हें क्या क्या दिया करते थे, कीमती पत्थर, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, हाथी, रथ और कपड़े वगैरह। तो 200 साल बाद जब ये चीफ थे ना, ये तीन चीफ कब आए थे, ये 2300 साल पहले साउथ इंडिया में आ चुके थे। तो 2300 साल पहले चीफ के आने के कितने साल बाद, चीफ के आने के 200 साल बाद एक डायनेस्टी आई। उस डायनेस्टी का नाम था सतवाहनास। देखिए डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी वही चीज़ होती है, जैसे देखो कोई राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, तो इस चीज़ को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सतवाहनास, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी वेस्टर्न इंडिया में, वेस्ट वाला जो इंडिया है उसमें। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास, अब सतवाहनास तो एक डायनेस्टी है, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके रूलर, इसके शासक कौन थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सतवाहनास वाली डायनेस्टी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूलर बने थे। इनका नाम है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर बने थे सतवाहनास वाली डायनेस्टी में। और हम इन्हें जानते हैं, हमें इनका नाम कैसे पता, एक इंस्क्रिप्शन से इनका नाम पता चला जो कि इनकी मदर ने लिखा था, गौतमी बालाश्री। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लिखी गई हो, पत्थर पर गड़वा कर या कहीं पर भी। तो जो इंस्क्रिप्शन इनकी गौतमी बालाचारी इन्होंने लिखा था अपने बेटे के बारे में, इसी वजह से हमें गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का पता चला आर्कोलॉजिस्ट को। तो जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे और उनके साथ काफ़ी सारे सतवाहना के रूलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो एरिया आता था, मतलब उनका अंडर में क्या था, दक्षिणी पथ था। अब देखिए दक्षिणी पथ क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच वाला। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और बीच वाला जो एरिया है जो ईस्ट की तरफ जाता है, ये वाले पथ को हम दक्षिणी पथ कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पथ का मतलब रास्ता, ठीक है, तो इस वजह से दक्षिणी पथ। तो लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन, पूरा जो साउथ वाला एरिया उसको हम एक तरीके से कहते हैं। यस तो अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। तो हमने सतवाहनास के बारे में पढ़ा, अब हम सिल्क की कहानी पढ़ेंगे, सिल्क रूट क्या था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सिल्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, और उसकी कलर्स, सिल्क कलर्स काफ़ी ग्लोसी टाइप होते हैं, एज वेल एज उनका स्मूथ टेक्सचर होता है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा सिल्क की डिमांड रहती है, हाईली वैल्यूड फैब्रिक है ये, काफ़ी ज़्यादा कीमती फैब्रिक है सिल्क, है ना। और काफ़ी सारा देश में इसकी काफ़ी डिमांड्स थी। सिल्क बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से सिल्क बनता था, मुश्किल प्रोसेस था। और पहली बार सबसे पहले सिल्क का प्रोसेस का क्या था, जो सिल्क होता है वो कहाँ से निकाला जाता था, कोकून में से। तो ये हम साइंस वगैरह में भी पढ़ते हैं, कोकून, सिल्क फॉर्म के कोकून्स में से निकाला जाता था, उसके बाद धागे वगैरह निकाल कर इन्हें सिला जाता था और क्लोथ बना दिया जाता था, है ना। तो ये जो टेक्निक थी ना सिल्क बनाने की, ये सबसे पहले चाइना में बनी थी। कितने साल पहले, अराउंड 7000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले ये चीज़ चाइना में इन्वेंट हो चुकी थी, टेक्निक सिल्क बनाने की। और फिर चाइना वालों ने इनको थोड़ा मतलब क्लोजली गार्डेड रखा था, सीक्रेट फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यानी जब इन्होंने सिल्क बनाने की टेक्निक ढूंढ ली तो उसके बाद उन्होंने इसे बताया नहीं किसी को, 1000 साल तक इसे छुपाते रहे ये लोग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा चाइना से जो कि दूर दूर तक गए। चाइना से कुछ लोग तो पैदल गए, कुछ लोग तो हॉर्स पर गए, कुछ लोग कैमल पर गए अपने साथ सिल्क लेके। उसके बाद इन्होंने सिल्क को अलग अलग देशों में भिजवाया, और तब जाकर पता चला कि सिल्क चाइना वालों ने बना लिया है। और इस तरीके से चाइना ने बताया कि हमने सिल्क बनाया, और टेक्निक भी इन्होंने शेयर की, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखते हैं, देखो जो चाइना है ना, चाइना मान लीजिए दिस इज़ चाइना। अब कुछ लोग यहाँ पर मतलब ये चाइना से
चाइना के लोग गए थे ना, कुछ लोग पैरों पर गए थे, कुछ लोग हॉर्स पर गए थे और कुछ लोग ऊंट पर गए थे, है ना। तो ये सारे ही एक रास्ते से निकले होंगे, चाइना से निकले होंगे ना, इस तरफ निकले होंगे। तो जिस रास्ते से ये लोग गए थे दूसरे देशों में, ठीक है, ये जो रास्ते थे ना, इसको हम सिल्क रूट कहते हैं। इस रास्ते को हम सिल्क रूट कहते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है रास्ता और सिल्क का मतलब सिल्क एक फैब्रिक है। तो सिल्क बताने के लिए, सिल्क को अलग अलग देशों में भिजवाने के लिए और सिल्क के बारे में बताने के लिए ये लोग इस रास्ते से निकले थे ना, इसी वजह से इसको सिल्क रूट कहा गया है, कि सिल्क का रास्ता। इसी वजह से इसी रास्ते पे जाकर उन्होंने सिल्क को अलग अलग कंट्रीज़ में भिजवाया था। तो कभी कभी चाइनीज़ के जो रूलर्स थे वो सिल्क के गिफ्ट भेज दिया करते थे ईरान में, वेस्ट एशिया में, इधर उधर, है ना। और धीरे धीरे करके सिल्क की जो नॉलेज है ना बनाने की, वो वेस्ट साइड में भी और आगे आगे चलती गई और बढ़ती गई। तो 2000 साल पहले सिल्क पहनना एक फैशन बन गया और बहुत ही सारे अमीर आदमी और राजा शासक वगैरह पहनने लगे इसे। रोम वाले रीजन में, रोम एक कंट्री है ना, और काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया, इसका प्राइस एक्सपेंसिव हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा सिल्क। और इसको कहाँ से लाया जाता था? चाइना से लाया जाता था, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव था। और चाइना के जो रास्ते हैं वो काफ़ी डेंजरस रोड से जाकर गुजरते हैं और माउंटेन्स पड़ती हैं, बीच में डेजर्ट्स पड़ते हैं, इसी वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और बीच बीच में अगर कोई चोर वगैरह मिल गया तो व्यापारी वगैरह, उन्हें पेमेंट भी देनी पड़ती है, पैसे वगैरह बीच में देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से तब जाके इतनी मेहनत से चाइना से ये माल आता है, मतलब सिल्क आता है। तो इसी वजह से प्राइस इसका काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो आप मैप में देख सकते हैं चाइना वाले रीजन को, विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रोड। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दे वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। तो काफ़ी सारे राजा और शासक वगैरह जो लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, वो ना सिल्क रूट वाले रास्ते को अपने कब्जे में लाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंडर आ जाएगी सिल्क रूट तो क्या होगा, उन्हें टैक्सेस मिलेंगे, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स मिलेंगे जो भी व्यापारी उस रास्ते से जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, इन रिटर्न दे ऑफ्टन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रोबर्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि राजा अगर उस सिल्क रूट को अपने अंडर में कर लेगा तो जिस भी रास्ते पे मतलब क्या करेगा, अपने अंडर में कर लेगा, तो सिल्क रूट से जो भी जाएगा उसे राजा को टैक्स, गिफ्ट पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, टैक्स वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह राजा को देने पड़ेंगे। और बदले में राजा उन्हें चोरों से बचाएगा जो कि इस रास्ते में मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ ज़्यादातर राजा वगैरह चाहते थे कि हम इसे अंडर में कर लें, फिर हमें टैक्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas। तो कुशनाज ने सिल्क रूट को कवर किया, सिल्क रूट को अपने कंट्रोल में लाया। और कुशानास काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया 2000 साल पहले इन्होंने अपने अंडर में कर रखा था। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये जो पाकिस्तान और उसके आगे ईरान वगैरह पड़ते हैं ना, उस साइड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सब इन्होंने कब्जे में करा था, कंट्रोल में रख रखा था। 2000 साल पहले की बात है। दो मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर और मथुरा। पेशावर और मथुरा ना कुशनाज एक राजा हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा मेजर सेंटर्स थे। टक्सिला भी काफ़ी ज़्यादा उनकी किंगडम उनके अंडर में ही आता था। और जब उनका शासन चल रहा था तो एक सिल्क रूट जो थी, अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवर्ड टू रोमन एम्पायर। तो मतलब कैसे जाता था, सिल्क रूट वाला रास्ता बीच सेंट्रल एशिया में से एक्सटेंड होकर फिर रिवर इंडस से गुजर कर फिर ऐसे धीरे धीरे वेस्ट वाले साइड पे जाकर तब जाके रोम में जाता था, रोमन एम्पायर के पास। तो काफ़ी लंबा इसका रास्ता था। और कुशनाज वर अमॉन्ग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इश्यू गोल्ड। गोल्ड चलाने वाले ये पहले रूलर थे, बहुत पुराने रूलर हैं कुशनाज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गोल्ड को इश्यू किया था, ठीक है, गोल्ड के सिक्कों को। देयर वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और व्यापारी वगैरह गोल्ड के सिक्कों को अपने पास रखकर जाते थे सिल्क रूट से गुजरते हुए। तो a sculpture from the stupa at Sanchi, look at the tree and empty seat below it. Sculpture carved this to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree. तो ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है, ये एक पेड़ है और इसके अंदर इसके नीचे बैठे हुए हैं
आई थिंक यही पिक्चर है वो। यहाँ पर बताया रखा है कि जो सांची है ना, सांची का जो एक स्कल्पचर है, एक मूर्ति है सांची में, एक स्तूप है जिसमें ट्री के अंदर बुद्ध बैठे हुए हैं ना, वो वाली पिक्चर ये शो करते हैं। जो ट्री होता है, जिस पीपल के ट्री के नीचे बुद्ध ने इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी ना, हमने पिछले बुद्ध के बारे में चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने जाना था। तो वो काफ़ी सारे स्कल्पचर बने हुए हैं उसके, कहाँ पे, सांची पे। तो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब देखो बुद्धिज्म कैसे फैला। बुद्ध का जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसी को हम बुद्धिज्म बोल देते हैं, बुद्ध को मानने वाले बुद्धिज्म। वो ये जो बुद्धिज्म वाला रिलीजन है वो कैसे फैला, तो देखिए काफ़ी फेमस थे कुशाना रूलर। तो देखिए कुशाना, फिर कुशाना के बेटे, पूर्वज वगैरह या फिर आगे आने वाले, ये एक डायनेस्टी है एक तरीके से, ठीक है। तो कुशाना के बहुत ही अच्छे जो शासक थे, फेमस शासक थे, वो थे कनिष्क। तो जो कनिष्क थे उन्होंने लगभग 1900 ईयर्स पहले अपना राज्य किया था, और उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो उन्होंने एक सभा बुलाई एक तरीके से बुद्धिस्ट लोगों की, बुद्धिस्ट का एक काउंसिल बुलाया जहाँ पर सारे स्कॉलर्स वगैरह मिले और उन्होंने इंपॉर्टेंट मामलों पर डिस्कस किया। अब देखिए अश्वघोषा, अ पोइट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, द बुद्ध चरिता, लिव्ड इन हिज कोर्ट। तो देखिए अश्वघोषा, ये इंपॉर्टेंट है। जो अश्वघोषा थे ना, एक पोइट थे, ठीक है, कवि थे, जिन्होंने ना एक बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी मतलब बुद्ध के बारे में लिखा था बुद्ध चरिता में, ठीक है, बुद्ध के लाइफ के बारे में। और अश्वघोषा और दूसरे जो बुद्धिस्ट लोग थे वो बैठे थे और उन्होंने संस्कृत में ये सब लिखना शुरू किया था। पहले की बात है, मतलब 1900 ईयर्स पहले जब सभा बुलाई ना, सभा बुलाई कनिष्क ने, उससे भी पहले की बात थी। अश्वघोषा जो थे कवि थे जिन्होंने बुद्ध के बारे में लिख चुके थे वो बुद्ध चरिता। तो क्या हुआ, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने बुलाए, उधर एक नया फॉर्म बना बुद्धिज्म का, जिसे महायाना बुद्धिज्म कहने लगे, ठीक है। अब ये नया फॉर्म था बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म के लोग अब महायाना बुद्धिज्म को मानने लगे। दिस हैज टू डिस्टिंक्ट फ्यूचर। क्या क्या चेंज हुआ था महायाना बुद्धिज्म में, इसमें क्या हुआ था, पहला वाला जो बुद्धिज्म था ना, उधर क्या था, उसमें मूर्ति वगैरह नहीं बनाया जाती थी। अब इस महायाना बुद्धिज्म जो बना, इसमें बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे लोग और बुद्ध की मूर्ति को की पूजा करने लगे, ठीक है। तो बुद्ध की मूर्ति बनने लगी ना, स्टैचूज ऑफ द बुद्ध वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, काफ़ी मथुरा में बने, दूसरे तक्षशिला में बने। और दूसरा चेंज क्या था महायाना बुद्धिज्म में, बुद्धिसत्वास, द सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बुद्धिसत्वास, ठीक है। तो बुद्धिसत्वास ये कौन थे, बुद्धिसत्वास वो लोग थे जिन्होंने जो एनलाइटमेंट यानी जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, अब उन लोगों की भी पूजा करनी शुरू हो गई, उनको गिफ्ट्स देने शुरू हो गए। तो बुद्धिसत्वास, देखिए जिन्होंने इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति कर चुकी है। वंस दे अटेंड इनलाइटमेंट, एक बार जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति मिल जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपना पूरा जीवन शांति से बिता सकते हैं। अपने पूरे जीवन में उन्हें फिर कुछ नहीं होता ना, ज्ञान प्राप्ति मिल गई तो अब वो मेडिटेशन कर सकते हैं, शांति भरा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इसके वो ये नहीं करते, जो भी ज्ञान प्राप्त एनलाइटमेंट वाले लोग होते हैं वो ये थोड़े ना करते हैं। वो क्या करते हैं, फिर भी वो आते हैं, इसे करने के बजाय वो पूरे वर्ल्ड को सिखाते हैं कि कैसे कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, मतलब क्या क्या हेल्प करना एक दूसरे को, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सुलझाते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें एनलाइटमेंट मिल चुके हैं तो दूसरे लोग की प्रॉब्लम सुलझाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं और काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं एनलाइटमेंट मिलने के बाद, जबकि वो आराम से अपना जीवन शांति भरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये करते हैं। तो एक तरीके से फिर बुद्धिसत्वास भी काफ़ी महान हैं और इसलिए उनकी वर्शिप करने जाने लगी, पूजा करने जाने लगी और काफ़ी पॉपुलर बन गए बुद्धिसत्व। और ये सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गए और इनकी वर्शिप की जाने लगी। बुद्धिज्म भी धीरे धीरे फैलने लगा, बहुत ही फैल चुका था तब तक तो, वेस्टर्न साउथर्न इंडिया हर जगह, ईरान तक वो फैल चुका था। और जो केव्स थे ना, काफ़ी सारे केव्स को थोड़ा सा गड्ढा उनमें कर दिया जाने लगा, जो केव्स मतलब गुफा वगैरह को आधा काट दिया, जिसमें मॉन्क्स वगैरह जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो लोग रह सकें आराम से। और सम ऑफ दिस केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, कुछ गुफाओं को बनाया गया जिनमें मॉन्क्स आराम से रह सकें राजा और रानी के आज्ञा अनुसार। और काफ़ी सारे व्यापारियों, फार्मर, इन लोगों ने भी बनवाया। और दे वर ऑफ्टन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर पड़ती हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया का नीचे वाला निचला हिस्सा है और यहाँ पे वेस्टर्न साइड है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है ना ये वाला, तो वेस्टर्न घाट इधर ही पड़ती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट थोड़ी पतली हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्या बनने लगे, गुफाएं बनने लगी, रोड्स बना दी गई जो
कनेक्ट होती थी काफ़ी बड़े बड़े शहरों से। डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस, मतलब लोगों के लिए, मॉन्क्स वगैरह के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगी जिससे लोग आराम से शांतिप्रिय जीवन बिता सकें जो भी बुद्धिज्म को मानते हैं। मूर्ति वगैरह देखी, ऐसी मूर्ति बन गई। लेफ्ट में हमें दे रखी है बुद्ध की मूर्ति जो कि मथुरा से है, ये वाली मथुरा से है, और राइट में तक्षशिला से है। ठीक है, तो देखिए कितने डिफरेंस है, पहले तक्षशिला में इस तरीके की मूर्ति थी, अब देखिए ये मथुरा में मूर्ति बनी बुद्ध की। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ट्रेडर्स प्रोबेबली हेल्टेड इन दीज केव्स मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रैवल्स। और देखिए जब व्यापारी अगर इधर उधर घूम रहे तो वो मोनेस्ट्रीज़ में आराम कर सकते हैं अगर वो बीच में थक गए। मोनेस्ट्री एक तरीके से मतलब मोनेस्ट्रीज एक तरीके से रेस्ट प्लेस भी हम बोल सकते हैं जहाँ पर लोग आराम कर पाए, है ना। बुद्धिज्म फैलने लगा, साउथ ईस्टवर्ड फैल गया, श्रीलंका से म्यांमार की तरफ, थाईलैंड में, और काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, मतलब बहुत बाहर बाहर तक के जो है ना हमारे कंट्रीज़, वहाँ पर भी बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा। उसके बाद देखिए द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, हमने पढ़ा ना महायाना बुद्धिज्म, तो नया फॉर्म चल गया सभा में, मतलब जो कनिष्क ने एक सब वो काउंसिल बुलाई थी ना, उसमें तो एक महायान बुद्धिज्म नया फॉर्म चल गया। तो जो पुराना वाला बुद्धिज्म रिलीजन था उसे हम थेरावड़ा बुद्धिज्म कहते थे, उसके बाद महायाना बुद्धिज्म चला। ठीक है, तो अगर हम बात करें म्यांमार की, थाईलैंड की, श्रीलंका की, तो और एशिया की, इंडोनेशिया की, तो इनमें तो अभी पुराना वाला थेरावड़ा बुद्धिज्म ही चल रहा था और बाकी सारी जगहों पर नया जो बुद्धिज्म वाला बना है वो चला था। अब देखिए कार्ले महाराष्ट्र में एक गुफा है, मोनास्ट्री है मॉन्क्स वगैरह के लिए। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, अब देखिए पिलग्रिम्स का मतलब होता है एक तरीके से तीर्थ यात्री, मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस और ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। ऐसे आदमी और औरतें जो कि जर्नी पर जाती हैं, यात्रा पर जाती हैं, पूजा वगैरह करने के लिए टेम्पल्स वगैरह में घूमते हैं, उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं। तो देखिए जैसे जो व्यापारी थे वो भी डिस्टेंट लैंड इन कारावान्स एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद देम। कभी कभी जो व्यापारी थे, हमने पढ़ा था ना, शिप वगैरह में निकलते थे, कारावान यानी ग्रुप्स वगैरह बनाकर शिप्स में निकलते थे, उन्हीं के साथ साथ कभी कभी पिलग्रिम्स भी घूम लेते थे शिप्स वगैरह में। तो देखिए पिलग्रिम का मतलब ये है जो टेम्पल वगैरह, मोनेस्ट्रीज वगैरह में जाते हों, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। कुछ बुद्धिस्ट में पिलग्रिम्स भी हैं, यानी जो बुद्ध के ज़्यादा ही बुद्धिस्ट उन्हीं को बोलते हैं ना, तो जो बुद्ध को मानते हैं वो बुद्ध के टेम्पल वगैरह में, बुद्ध के जो मोनेस्ट्रीज बनी हैं उधर घूमते हैं। तो उन्हीं में से एक हम चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को पढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट नोन है, काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। और देखिए फाजियान कौन है, ये ना हमारे देश में आए थे लगभग 1600 साल पहले। और एक है हुआनजांग, ये 1400 साल पहले आए थे। इकिंग, ये 50 साल पहले आए थे जुआनजांग के बाद में। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी जगह घूमी पूरी लाइफ में, जो कि बुद्ध के जो प्लेसेस है ना वहाँ पर ये लोग घूमते हैं। चैप्टर 6 में हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा था, बुद्ध के प्लेसेस के बारे में, और काफ़ी सारी फेमस मोनेस्ट्रीज में भी ये लोग घूमे, है ना। और काफ़ी सारे पिलग्रिम्स ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा, बुक्स वगैरह लिखी कि हमने कैसे कैसे जर्नी की। उन्होंने डेंजर भी लिखा, मतलब क्या क्या उधर खराबियां हैं, मतलब हमारी यात्रा में क्या क्या हमें डेंजर चीज़ें मिली, इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल्स पे उन्होंने लिखा, विच ऑफ्टन टुक ईयर्स। अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे उन्होंने लिखा, और कभी कभी साल लग जाते थे उन्हें, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक दे कैरीड बैक विद देम। उन्होंने लिखा कि कैसे वो मोनेस्ट्रीज कंट्रीज में घूमे और वापस वो कैसे चाइना गए, और वापस उन्होंने कैसे अपनी अपनी बुक्स रखी और कैसे अपनी बुक्स लिखी और पढ़ी। तो हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना, अब फाजियान कैसे चाइना की तरफ वापस गए। जैसे अब वो इंडिया आ गए, इंडिया में उन्होंने बुद्ध के बारे में सब कुछ कर लिया, और उसके बाद वापस जब वो चाइना जाने वाले थे तो क्या क्या उनकी मुश्किलें आई। तो देखिए वो चाइना बंगाल से निकले, बंगाल में वो थे और बंगाल से वो चाइना की तरफ निकले। तो उन्होंने शिप लगाया और अपने कुछ मर्चेंट्स के साथ वो निकल गए, और 2 दिन उन्होंने ट्रैवल किया आराम से। उसके बाद एक आंधी आ गई, स्टॉर्म यानी तूफान आ गया, और वहीं पर वो लोग फंस गए। काफ़ी सारे जो मर्चेंट थे उन्होंने सारे अपने बैग नीचे की तरफ फेंकने लगे, जिससे ज़्यादा लोड ना पड़े शिप पर और वो डूब ना जाए, इसलिए सारे लोग ऐसे नीचे की तरफ अपने बैग वगैरह सामान वगैरह फेंकने लगे। जो फाजियान थे उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स फेंक दी, लेकिन जो किताबें और स्टैचू लाए थे ना वो बुद्ध का, उन्होंने वो चीज़ नहीं फेंकी। और फाइनली जो तूफान था वो 13 दिन तक चला, और उसके बाद वो मतलब कम हो गया।
तो ये वो बताते हैं कि कैसे उनकी यात्रा रही। द सी इट सेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। वो लिखते हैं कि सी का कोई भी पता नहीं चल रहा था कहाँ पर दिशा है, और बाउंडलेस थी वो एकदम। इम्पॉसिबल था कहाँ पर ईस्ट है कहाँ पर वेस्ट है, बस सन और मून या फिर तारों से ही, तारों के जो मोशंस होते हैं उन्हीं से पता चलना पॉसिबल था कि कहाँ पर है। लेकिन आंधी आई हुई थी, तूफान आया हुआ था, डार्क था, रेनी वेदर था, और कुछ भी नहीं दिख रहा था सिर्फ हवा के सिवाय। और 90 दिन उन्हें लगे जावा में पहुंचने में। जावा एक सिटी है ना, वेयर ही हाल्टेड फॉर 5 मंथ। और जावा में वो लोग 5 महीने तक रहे। उसके बाद जाकर 5 महीने बाद वो दोबारा से शिप में गए, और शिप में जाकर तब वो चाइना पहुंच पाए। तो ऐसी उनकी जर्नी रही, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और फिर काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद वो चाइना पहुंचे। तो इस तरीके से ये तो बात रही फासियान की। अब हम जुआनजांग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जुआनजांग थे ना, जैसे ये देखिए, ये जो थे वो नदी शिप में गए थे, जुआनजांग चाइना लैंड वाले रास्ते से गए थे, यानी पैदल या फिर किसी ऊँट वगैरह पे बैठकर गए होंगे। लेकिन ये बताया रखा है कि लैंड रूट उन्होंने लिया था, जो नदी नहीं ली थी, ज़मीन वाला रास्ता उन्होंने लिया था चाइना जाने के लिए। ठीक है, तो carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscript loaded on the back of 20 horses। तो उन्होंने अपने साथ बुद्ध का स्टैचू लिया जो कि गोल्ड से बना था, काफ़ी सिल्वर के भी थे और सैंडलवुड के भी थे। 600 से ज़्यादा उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट यानी बुद्ध की लिखी हुई अच्छी बातें ली, और उसके बाद उन्होंने 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ली थी, और 20 घोड़े लिए थे जिन पे वो 600 मैन्यूस्क्रिप्ट रखकर जा रहे थे। 50 मैन्यूस्क्रिप्ट तो खो गई, क्योंकि जब वो जा रहे थे इंडस रिवर पार कर रहे थे तो काफ़ी सारी बोट वगैरह पलट गई, तो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट तो खो गई, बाकी जो बची थी वो रह गई। और बाकी की उन्होंने, जैसे वो चाइना पहुँचे ना, तो बाकी की ज़िंदगी उन्होंने कहाँ क्या कर निकाली। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी हुई थी, सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में थी, तो संस्कृत पढ़कर उसे चाइनीज़ में उन्होंने बदला, ट्रांसलेट किया, और पूरी ज़िंदगी उनकी, बाकी की लाइफ इसी में निकल गई। तो चाइनीज़ में उन्होंने बदला जिससे चाइना के लोग भी ये सब समझ पाएँ। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब नालंदा के बारे में लिखा है जुआनजांग ने और काफ़ी सारे अदर पिलग्रिम्स ने, जिन्होंने नालंदा के बारे में पढ़ा और वहाँ पर समय बिताकर उसके बारे में लिखा। तो नालंदा बिहार में पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उस टाइम के समय पर काफ़ी फेमस था, मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नालंदा में बुद्ध की। तो कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया उसके बारे में देखिए। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट से भरे हुए थे, मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स थे उधर के। और बुद्ध की टीचिंग काफ़ी सिंसियरिटी से लेते थे, काफ़ी अच्छी तरीके से बुद्ध के बारे में बताते थे। काफ़ी मोनेस्ट्री के जो रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और हर किसी को वो फॉलो करने पड़ते थे। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, मतलब डिस्कशंस वगैरह होती थी पूरे दिन में, और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन, यंग मैन ओल्ड की हेल्प करते थे, और मतलब एक तरीके से प्यार, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार था, और काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रहते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। अब वो बताते हैं, एग्जान हुआन और काफ़ी सारे पिलग्रिम्स बताते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे आदमी इधर आते थे अपने डाउट्स पूछने। लेकिन जो गेट पे खड़ा रहता था, मतलब जो मोनेस्ट्री थी ना नालंदा बिहार में, वो वहाँ पर जो गेट था मोनेस्ट्री का, वहाँ पे जो एक कोई खड़ा रहता था, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन लोगों से पूछता था। तो मतलब जो भी घूमने आएगा उस मोनेस्ट्री में, तो गेट में सबसे पहले उसे गेट कीपर मिलेगा, फिर वो कुछ क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा, और अगर वो आंसर नहीं दे पाएंगे उन मुश्किल क्वेश्चंस का, तो उन्हें अंदर आने की एंट्री नहीं मिलेगी उन्हें। और अराउंड 10 में से 8 या 7 लोग तो आंसर दे ही नहीं पाते थे, और बड़ी मुश्किल से उस मोनेस्ट्री के अंदर एंट्री मिलती थी। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति कैसे, उसकी कैसे शुरुआत हुई। तो देखिए, जिस टाइम पे ये सब हमने पढ़ा, ट्रेडर वगैरह थे और काफ़ी सारे कुआसन वगैरह किंग हमने पढ़े, तो उसी समय भक्ति का भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, भक्ति भी होने लगी थी, बहुत सारी पूजाएं होने लगी थी भगवानों की। ठीक है, विच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदूज़ में, यानी हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होने लगी। और डेटीज़ का मतलब होता है भगवान, जैसे कि लिए शिव, विष्णु, और कुछ गॉडेसेस भी थी जैसे दुर्गा वगैरह, है ना, काफ़ी सारी होती हैं। तो ये जो डेटीज़ थी, इन्हें वर्शिप करने लगे लोग, इन्हें पूजा करने लगे भक्ति के थ्रू। भक्ति एक ऐसा आइडिया था जो कि काफ़ी पॉपुलर बन चुका था उस टाइम भी। भक्ति को जनरली वो लोग ऐसे मानते थे कि कोई ऐसा, मतलब अपना डिवोशन, पूरा अपना समर्पण कर दे भगवान को, मतलब पूरा लीन हो जाए भगवान की आरती में और भगवान में। तो
एनीबडी विच रिच और पुअर, अब उसमें तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब हो पुअर हो, मतलब रिच हो पुअर हो, सबको अनुमति थी, चाहे वो हाई कास्ट से हो, लो कास्ट को हो, मैन हो वुमेन हो, सारे लोग भक्ति के मार्ग को फॉलो कर सकते थे। भक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो जो भक्ति है वो अभी भी, भागवत गीता जो है उधर भक्ति के बारे में लिखा हुआ है, और हिंदूज़ की काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ना भागवत गीता, और महाभारत में भी आप देखेंगे। देखिए भक्ति वगैरह के बारे में हम चैप्टर 11 में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखिए जो कृष्णा थे ये भगवान थे, और उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन कौन थे, उनके भक्त भी थे, भक्त मतलब उनको मानने वाले भी थे, प्लस उनके दोस्त भी थे। तो कृष्ण कहते हैं टू abandon all dharmas and take refuge in him as only he can set Arjun free from every evil, यानी मेरे में पूरा तरीके से लीन हो जाओ और सारे धर्मों को फॉलो करो, और मेरे अंदर मतलब एक तरीके से मेरे अंदर समर्पण कर दो, मतलब लीन हो जाओ, तभी मैं तुम्हें तब मैं तुम्हें हर किसी दुश्मन से तुम्हें फ्रीडम दूंगा, आज़ादी दूंगा। तो जो वर्कशिप का फॉर्म है ना, ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में फैल चुका था, और जो भी भक्ति के को मानते थे ना वो एकदम लीन हो जाते थे किसी एक भगवान या जो भी वो मानते हैं। और मतलब ऐसा नहीं था कि बलि वली दोगे या फिर आप दोगे सेक्रीफाइस वगैरह करोगे, तो इन सब के बदले हमें क्या करना चाहिए, बस लीन हो जाइए भगवान में मन से। तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ ऐसा माना जाता है कि देखिए जैसे आप किसी भी भगवान की आप पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे, पूरे दिल से उसमें लीन होंगे ना उनमें, तो जो डेटी हैं, जो भी भगवान है, वो उसी फॉर्म में आपके सामने प्रकट होंगे जिस फॉर्म में आप उनको चाहते हैं। जैसे कि लिए चाहे वो कोई इंसान के फॉर्म में हो, शेर के फॉर्म में हो, पेड़ के फॉर्म में हो, या कोई भी अदर फॉर्म हो। और ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा मानने लगा और काफ़ी ज़्यादा भगवान को पूछने जाने लगा। तो इसमें आर्टिस्ट लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई भगवान की अपने मन की से कल्पना करके। तो देखिए ये एक मूर्ति है भगवान की है, जब विष्णु वाराह के रूप में आए थे, है ना। और ये मध्य प्रदेश ईरान में बनी है। ईरान मतलब एक मध्य प्रदेश की ही एक स्टेट है ना। तो द मैग्निफिसेंट स्टैचू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु जब वाराह बन के आए थे, तो आपने देखा होगा ना, सबसे पहले आए थे ये जब जो पृथ्वी है वो एकदम सब कुछ ख़त्म होने वाला था तब। तो अब हम भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति, देखिए भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज से। भज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांट देना, शेयर कर देना, तो भज से ही भक्ति बनी है, ठीक है। संस्कृत का शब्द है भज, ठीक है। टू वे रिलेशनशिप, यानी दो तरफ बांट देना, एक भगवान और एक हम, तो मतलब एक हमारा भज हो गया बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी, जो कि भगवान का भक्त है और जो भगवान है उनके बीच पे। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत से ही भक्ति आई है, और which is often translated at God, but also means one who possesses and shares bhag. Literally God, fortune or bliss. The devotee known as the bhakt or the bhagvat share his or her chosen deity's bhag. मतलब वो ये भाग का मतलब जो भक्त है और जो भगवान है उनके बीच का कनेक्शन ये भागवत से निकल कर आया है, ठीक है। तो भज, ये आपको याद रखना है। भज एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइड या शेयर, और इससे भक्ति निकला है। अब पोयम भाई भक्त, अब भक्त के द्वारा काफ़ी सारी भगवान के लिए कविता, काफ़ी सारे गाने, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बताया गया है। तो पहले क्या था, काफ़ी सारे भक्ति लिटरेचर यानी भक्ति के बारे में लिखने हुए चीज़ें हमें बताती हैं, लर्निंग बताती हैं, जैसे भक्त और भगवान के बीच का रिलेशनशिप। तो देखिए एक पोयम हमें, ये एक पोयम दी गई है जो कि तमिल के अप्पर ने लिखी है। तमिल में एक कोई था अप्पर, उन्होंने लिखी है, और ये शिव जी को बहुत माना करते थे, तो इन्होंने ये पोयम लिखी, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफ्टन प्लेस विद इन स्पेशल होम्स, प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स। भगवान स्पेशल होते हैं, भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी और टेम्पल्स यानी मंदिरों वगैरह में रखने जाने लगी। मंदिरों के बारे में हम चैप्टर 11 में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखिए भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट में भक्ति का बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ बनी, पोइट्री, घड़े वगैरह, और पोइट्री का मतलब एक तरीके से पोयम भी बने, और आर्किटेक्चर वगैरह भक्ति में समर्पित कर मतलब बनाया गया। हिंदू, अब देखिए जो हिंदू शब्द है, जैसे इंडिया इंडस से आया है, इसी तरीके से रिवर इंडस जो है, इंडस से इंडिया शब्द बना, उसी तरीके से हिंदू भी इंडस से ही आया है। जो अरेबियंस थे, अरब के लोग थे, और जो ईरानियंस थे, ईरान के लोग, वो ना इंडस नदी के साइड में जो लोग रहते थे उनको क्या कहते थे,
हिंदू या हिंदू कहते थे, तो इसी वजह से हिंदू पड़ गया। और हिंदू उनके कल्चरल प्रैक्टिस उनको देखकर और जिस भी रिलीजन को वो लोग मानते हैं उसी प्रकार से ये हिंदू नाम पड़ा है। तो यस, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। एल्सवियर हम ऑल रीड कर देते हैं। एल्सवियर का मतलब बाहर। देखिए 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। तो जैसा हमने हिंदू पढ़ा, हिंदुइज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी भी होती है। 2000 साल पहले ये वेस्ट एशिया में आई थी। जीसस क्रिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जीसस क्रिस्ट बैथलेहम में पैदा हुए थे, जन्मे थे, और ये उस समय रोमन एम्पायर का ही पार्ट था। जो क्रिस्ट थे उनकी टीचिंग काफ़ी लोगों को एक तरीके से उन्हें माना जाता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को बचाने वाले। उन्होंने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, कैसे एक दूसरे से मतलब प्यार करना सिखाया, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सिखाया। और जैसे आप दूसरों के व्यवहार करना चाहते हैं ना, मतलब जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे हमसे व्यवहार करें, वैसा ही आपको दूसरों से व्यवहार करना है। तो यहाँ पर बाइबल एक बुक है ना, होली बुक है क्रिश्चियंस की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से जो थे जीसस क्राइस्ट थे, उनकी टीचिंग लिखी गई है, वो क्या बोलते थे। तो देखिए, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर, यानी अगर आप उन लोगों की वो करेंगे जो भूखे हैं, तो वो मतलब अच्छी बातें लिखी गई हैं। ब्लेस्ड आर द मिरेसफुल, दे शैल ऑब्टेन मर्सी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल बी सी गॉड। जो दिल से पूरे अच्छे होंगे उन्हें भगवान देख सकते हैं। जो शांति प्रिय होंगे वो भगवान के एक तरीके से दूत होते हैं। और क्रिस्ट की जो टीचिंग थी ना, वो आम आदमियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और फैलती गई। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और जो पहले क्रिश्चियंस थे ना, वो वेस्ट एशिया और वेस्ट कोस्ट में ही बने। और उसके बाद 100 सालों बाद जब जीसस क्रिस्ट की डेथ हो गई, तब इतना फैला क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी जो केरला में भी क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। तो जो केरला वाला रीजन है, उधर सियारिया से क्रिश्चियंस आए थे और यहाँ पर बस गए थे, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो क्रिश्चियनिटी भी 2000 साल पहले अराउंड शुरू हुई थी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।